Welcome students, this is Sasikant sir welcoming you again to the online classes. This is lecture number 25 of statistics. We are at the unit 2. The name of chapter is linear correlation. So I think we had completed most of examples. Now today we are going to learn illustration number 13. Okay, so first of all we will study the question. We'll read the question, and by reading the question we'll think which formula to be applied. Okay, so the question is to study the relationship between the marks obtained in statistics and marks in economics of students of a school. A sample of 10 student is taken. A sample of 10 student is taken and the following information is obtained. तो सैम्पल ऑफ 10 स्टूडेंट मतलब n क्या है यहाँ पर, n जो है वो हो जाएगा आपका 10 एंड विच इन्फॉर्मेशन इज गिवन. सो इन्फॉर्मेशन इज गिवन लाइक सिग्मा x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार इज इक्वल 120, सिग्मा x माइनस एक्स बार स्क्वायर इज इक्वल 80, सिग्मा y माइनस वाई बार स्क्वायर इज इक्वल 500. So friends, here the different values are given and all the values are related with x minus x bar and y minus y bar. So we were having a formula of the same type. The formula was r is equal sigma x minus x bar multiply y minus y bar divided by root x minus x bar square into root y minus y bar square. Hopefully you understand. Okay, so ये जो है फर्स्ट फार्मूला था हमारा जो हमने देखा था. अभी आगे चलते हैं इसके आंसर की तरफ. तो सी फ्रेंड्स, ये आंसर अगर आप देखो तो यही फार्मूला जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको डिस्कस किया, ये फार्मूला जो है हमने सबसे पहले देख लिया था. हालांकि n की हमें कहीं ज़रूरत नहीं है क्योंकि फार्मूले में कहीं भी n की वैल्यू हमें सब्सटीट्यूट नहीं करनी है. ओके, तो x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार की वैल्यू कितनी है, तो 120 है. कहाँ से ली, तो ये रहा क्वेश्चन में आप देखोगे तो ये वैल्यू जो है कितनी है 120. x माइनस एक्स बार स्क्वायर की वैल्यू है 80 और y माइनस वाई बार स्क्वायर की वैल्यू है 500. तो सारी वैल्यूज़ हमारे पास है, सारी वैल्यूज सब्सटीट्यूट करो. ये वैल्यू हमने सब्सटीट्यूट किया, यहाँ आप देख सकते हो ये फार्मूला लिखा, फिर वैल्यू है 120 डिवाइडेड बाई 80 इंटू 500. दोनों के दोनों वैल्यू जो है वो रूट में रहेगी. पहले आपको करना है मल्टीप्लिकेशन और बाद में रूट बटन को प्रेस करना है. ठीक है, तो रूट बटन प्रेस करोगे तो आंसर आता है 200. द लास्ट कैलकुलेशन विल बी 120 divided by 200, that is 0.6. So 0.6 it is positive or negative? Yes, it is positive. तो आप क्या कह सकते हो कि ये जो है 0.5 के आसपास में है. ठीक है, तो हम कह सकते हैं इसे क्या, there is moderate positive correlation. ठीक है, moderate degree of positive correlation. तो ये था हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 13. ठीक है, अब इलस्ट्रेशन अगर 13 हो गया है तो ऑलमोस्ट हमने जो कार्ल पियर्सन के सारे फार्मूलाज जो है वो देख लिए हैं. ऑलमोस्ट कार्ल पियर्सन के सारे फार्मूले हमने कंप्लीट कर लिए हैं. अब देखते हैं कि कार्ल पियर्सन के फार्मूला से जब हम कोरिलेशन कोएफिशिएंट कैलकुलेट करते हैं तो उसके कुछ अजम्पशन है. क्या अजम्पशन लिया जाता है उसे हम डिटेल में थोड़ा समझते हैं. अच्छा, ये अजम्पशन जो है वो बोर्ड एग्जामिनेशन में 1 मार्क में भी पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखना. देखो अजम्पशन क्या है. सो पहला अजम्पशन कार्ल पियर्सन का ये है, देयर इज लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल. क्या रिलेशन है, सॉरी क्या है, देयर इज लीनियर रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल. लीनियर रिलेशन का मतलब क्या हुआ, तो लीनियर रिलेशन का कहने का मतलब ये है कि अगर एक वेरिएबल में चेंज हो रहा है तो दूसरे वेरिएबल में भी चेंज होता है. ये उनका अजम्पशन है. ठीक है, तो इस अजम्पशन के बेस्ड पे ही हम कोरिलेशन फाइंड करते हैं. ठीक है, और दूसरा है देयर इज अ कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल, कि दो वेरिएबल जो भी हम ले रहे हैं x और y, उनके बीच में रिलेशन कौन सा होना चाहिए, तो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल. अब कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन किससे कहते हैं, तो समझो ज़रा कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन को. लाइक चलो हम बात कर लेते हैं, जैसे कि अभी हम बात करें अगर रेन की. ठीक है, अगर मैं बात करूं रेन की, तो रेन के साथ में मैं ले लेता हूं प्रोडक्शन ऑफ राइस. ओके,
रेन विद प्रोडक्शन ऑफ राइस। ओके, अब यहाँ देखिए ज़रा, रेन और राइस दोनों के बीच में रिलेशन है या नहीं है। अगर बारिश कम या ज़्यादा होती है तो राइस के प्रोडक्शन पे फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता है? ज़रूर पड़ता है, एकदम बम्पर फ़र्क पड़ता है। ठीक है, तो अब समझो, तो पहला कंडीशन फुलफिल हुआ कि लीनियर कोरिलेशन है दोनों के बीच में। अगर एक में असर होता है, मतलब एक कम या ज़्यादा हो, तो दूसरे में भी जो है वैल्यू या फिर प्रोडक्शन जो है वो कम या ज़्यादा होता है। ठीक है, तो अगर आप अगर रेन जो है जितना चाहिए राइस के प्रोडक्शन के लिए, अगर उससे कम होता है तो राइस का प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। हो सकते हैं जो फसल है वो ख़राब हो जाए, ठीक है, सूख जाए, उस पर दाने ना आए। तो ये हुआ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन मतलब सिंपल ये समझो कि एक को हम कम या ज़्यादा करें तो दूसरे में भी कम या ज़्यादा हो। जैसे कि एक और बात करें, जैसे कि समर, ठीक है, समर या फिर कहें टेम्परेचर। चलो, टेम्परेचर एंड सेल ऑफ आइसक्रीम, ऑब्वियस रिलेशन है, ऑब्वियस कि गर्मियों में जब टेम्परेचर बढ़ने लगता है तो हमें अंदर से इच्छा होती है कि नहीं हम आइसक्रीम वगैरह या फिर कुछ ठंडा पानी ये सारी चीज़ें ले। क्यों? क्योंकि उनके बीच कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन है। अगर गर्मियों में टेम्परेचर बढ़ेगा तो हमें बट ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें खाने की इच्छा होगी। इस कॉन्ट्ररी इसका बिल्कुल अपोजिट होता है। जैसे जैसे टेम्परेचर ड्रॉप होगा, ठीक है, ठंडा मौसम होगा, वैसे वैसे आपको आइसक्रीम या फिर ये सारी चीज़ें खाने की इच्छा नहीं होगी। तो ये जो है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है दोनों के बीच में। अच्छा, तो कहने का क्या मतलब है इसका अजम्पशन का, कि ये कहना चाहता है कि जिनके बीच कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन है हम उन्हीं का को रिलेशन फाइंड करते हैं। तो दो अजम्पशन है, समझ में आ गया क्या? पहला, देयर इज अ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल, एंड सेकंड, देयर इज कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल। इसके बाद एक लाइन लिखी हुई है कि अगर दो वेरिएबल के बीच में कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन नहीं है, ठीक है, और फिर भी आप उसके बीच में कोरिलेशन कोएफिशिएंट फाइंड करते हो, तो दैट इज कॉल्ड मीनिंगलेस कोरिलेशन। क्या कहेंगे? मीनिंगलेस कोरिलेशन या स्पूरियस कोरिलेशन या नॉनसेंस कोरिलेशन। क्या? मीनिंगलेस, स्पूरियस और नॉनसेंस कोरिलेशन। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, नंबर ऑफ एक्सीडेंट इन अ रोड एंड प्रोडक्शन ऑफ राइस। क्या दोनों के बीच का कोई रिलेशन है कि रोड पे एक्सीडेंट हो और राइस का प्रोडक्शन? नहीं, ज़रा भी कोई रिलेशन नहीं है, दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, अगर ऐसे डेटा का भी आप कोरिलेशन फाइंड कर दो तो उसे हम कहेंगे मीनिंगलेस या फिर नॉनसेंस कोरिलेशन। सो 1 मार्क्स में बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है व्हाट इज कॉल्ड नॉनसेंस कोरिलेशन या फिर व्हाट इज कॉल्ड मीनिंगलेस कोरिलेशन। तो आंसर क्या आएगा? इफ देयर इज नॉट कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल, देन सच रिलेशनशिप would be considered as meaningless or nonsense correlation. So hopefully आपको assumption जो है वो बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कोरिलेशन की तरफ। प्रॉपर्टीज ऑफ कोरिलेशन से ये प्रॉपर्टीज बहुत अच्छे से देख लेना, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज अगर आपको लर्न होगी तो ऑलमोस्ट 10 to 12 MCQs जो है वो आप खुद ही सॉल्व कर लोगे, मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज जो है वो देखते हैं 1 by 1। पहले ये समझ लें, अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन जो है वो सॉल्व किए उसमें एक चीज़ कॉमन थी। वो क्या था कि आर की जो वैल्यू थी, जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट की वैल्यू थी, वो हमें -1 से ज़्यादा नहीं मिली, ना ही +1 से ज़्यादा मिली। सॉरी, -1 को कभी क्रॉस नहीं किया, मतलब 1.1 या 1.2 ऐसा नहीं आया। इसका मतलब क्या है कि कोरिलेशन की वैल्यू जो है -1 से +1 के बीच में होता है। ठीक है, द वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट लाइज बिटवीन -1 to +1। इट कैन बी रिटन एज -1 लेस देन एंड इक्वल टू r लेस देन एंड इक्वल टू 1। ठीक है, तो अब इससे 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्या क्वेश्चन बन सकता है
कि ऐसा पूछे कि व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट, आंसर -1. व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट, आंसर +1. इज दैट क्लियर? ओके. अब प्रॉपर्टी नंबर 2, द कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज फ्री फ्रॉम यूनिट मेजरमेंट. यूनिट मेजरमेंट का मतलब क्या है कि कोरिलेशन का जो भी आंसर आता था उसमें हम किलोग्राम, लीटर, मीटर, ठीक है, ये सारा कोई यूनिट कुछ भी अप्लाई नहीं करते, है ना. जो है उसको एज इट, जैसे 0.68, तो 0.68 है तो वो 0.68 ही रहेगा. हम उसके आगे ना किलोग्राम लिखने वाले हैं, ना मीटर लिखने वाले हैं, ना लीटर लिखते हैं, ना रुपीज़ लिखते हैं. तो हम ऐसे कोई भी यूनिट नहीं लिखते. तो इसका क्या मतलब हुआ? द कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज फ्री फ्रॉम यूनिट मेजरमेंट. ओके. थर्ड, कोरिलेशन कोएफिशिएंट आप दो वेरिएबल का फाइंड करते हो. मतलब अगर x और y का रिलेशन फाइंड करो तो भी आपको सेम रिलेशन वैल्यू मिलेगी, और अगर आप y और x का कोरिलेशन फाइंड करो तो भी आपको सेम वैल्यू मिलेगी. मतलब क्या हुआ? द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन x एंड y एंड x आर सेम. इज दैट क्लियर? देन आप कोरिलेशन कोएफिशिएंट जो है दैट इज फ्री फ्रॉम ओरिजिन, चेंज इन ओरिजिन एंड स्केल. अब ओरिजिन एंड स्केल क्या है? तो आप x में से कोई भी वैल्यू माइनस कर दो, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता. y में से कोई भी वैल्यू माइनस कर दो, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता. लेकिन y के सारे वेरिएबल में माइनस करना है. इज दैट क्लियर? आप किसी भी वैल्यू से डिवाइड कर दो, किसी भी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता. तो जो प्लस और माइनस है उसे हम कहते हैं चेंज इन ओरिजिन, और जो मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन है उसे हम कहते हैं चेंज इन स्केल. तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट में ओरिजिन और स्केल चेंज का कोई फर्क नहीं पड़ता है. क्लियर है इतना? ओके. तो 4 प्रॉपर्टीज़ अभी तक हमने देखी. एक और प्रॉपर्टी है वो देखना बाकी है, वो नेक्स्ट स्लाइड में है. मैं चारों 4 प्रॉपर्टीज़ का एक रिकैप ले लेते हैं छोटा सा, कि क्या द मिनिमम वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज -1 एंड द मैक्सिमम इज +1. कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज फ्री फ्रॉम यूनिट मेजरमेंट. थर्ड, द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन x and y and x आर सेम. एंड फोर्थ वन, द कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज फ्री फ्रॉम चेंज इन यूनिट एंड स्केल, सॉरी ओरिजिन एंड स्केल. ओके. तो ये 4 हो गए. फिफ्थ क्या है? तो फिफ्थ प्रॉपर्टी इसकी जो है वो है कि कोरिलेशन कोएफिशिएंट की में अगर फाइंड करते टाइम अगर x और y में से कोई भी एक वेरिएबल की साइन अगर आप चेंज करोगे तो आंसर का साइन भी चेंज हो जाएगा. ठीक है, समझ में आ रहा है? जैसे कि x की वैल्यू पॉजिटिव थी, आपने नेगेटिव कर दिया तो आंसर आपका नेगेटिव आएगा. अगर y की वैल्यू पॉजिटिव थी, आपने नेगेटिव कर दिया तो आपका आंसर नेगेटिव आएगा. अगर आपने दोनों के साइन चेंज कर दिए हैं तो आंसर पॉजिटिव आएगा. ठीक है, तो ध्यान क्या रखना है? अगर किसी एक का चेंज किया है तो नेगेटिव, दोनों का चेंज किया है तो पॉजिटिव. क्लियर है? जैसे कि ये देखो एग्जांपल, ये आप देख रहे हो पहला, तो x में नेगेटिव अप्लाई किया, यहाँ देखो x में नेगेटिव है तो आंसर नेगेटिव हुआ. दूसरा आप यहाँ देख सकते हो y में नेगेटिव है तो आंसर नेगेटिव है. यहाँ x और y दोनों नेगेटिव है तो आंसर पॉजिटिव है. क्लियर? ये तो जनरल मैथमेटिक्स है. तो ये हमारा फिफ्थ प्रॉपर्टी बनी. इज दैट क्लियर? तो आज का हमारा जो सेशन है वो पूरा हुआ. मेरे ख्याल से कार्ल पियर्सन के सारे सम्स जो है वो पूरे हुए. अब इनकी प्रॉपर्टीज़ के बेस्ड पे हम कुछ सम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. ठीक है, सो तब तक के लिए आपका होमवर्क जो है वो नोट कर लो. इलस्ट्रेशन ऑल बिफोर 1.2 एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट, ये आपका होमवर्क है. सो थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू फॉर लिसनिंग. बाय बाय, स्टे होम, स्टे सेफ.